नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज के क्लास में हम स्व सहायता समूह अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप पर डिस्कस करेंगे। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आज हम समझने वाले हैं। जैसे क्या है स्व सहायता समूह, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किस प्रकार से काम करता है, इसका इतिहास क्या रहा है, भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई, और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है सब कुछ आज हम कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से आप जरूर देखिएगा। अगर आप घर बैठे एडीओ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो एडीओ का कंप्लीट पैकेज मात्र 1499 रुपये में अवेलेबल है। ये ऑफर अभी भी वैलिड है, मैंने खत्म नहीं किया है। और मात्र 999 रुपये में पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका ये 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो एडीओ का पीजीए पैकेज अवेलेबल है। ये आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर मिल जाएगा, जिसको आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो ऑफर है अभी भी वैलिड है, जल्दी से जल्दी आप परचेस कर लीजिएगा। आपको बहुत ही कम प्राइस में सब कुछ मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। तो आएंगे टॉपिक पर। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? स्व सहायता समूह अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको शॉर्ट में SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, अर्थात इसका अर्थ समझते हैं। तो देखिए, स्व सहायता समूह इसके नाम से ही स्पष्ट है। स्व सहायता मतलब खुद की सहायता करने के लिए एक समूह बनाना, यही है स्व सहायता समूह। ठीक है, स्वयं की सहायता यानी जो अपनी सहायता खुद करते हैं उसके लिए छोटे छोटे समूह आपस में एक दूसरे की सहायता करने के लिए एक ग्रुप बनाता है। इसी को ही हम स्व सहायता समूह कहते हैं। अगर यहाँ पर हम टेक्निकली थोड़ा और आगे जाएं तो समान विचारधारा के या समान आर्थिक स्थिति के या समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए 10 से 20 लोग इकट्ठा होते हैं और 10 से 20 सदस्यों के द्वारा बनाया गया एक समूह सदस्य आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं और उसी को हम स्व सहायता समूह कहते हैं। यहाँ पर देखिए, समान आर्थिक स्थिति का मतलब क्या है? जैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे तो इसके प्रकार में बीपीएल कैटेगरी होगा, एपीएल कैटेगरी होगा, मतलब गरीब लोगों का समूह हो गया, तो समान आर्थिक स्थिति होगी वो उसकी, है ना। समान विचारधारा मतलब उनका जो है विचारधारा एक तरीके का रहेगा। समान उद्देश्य मतलब उद्देश्य क्या होगा कि हम अपनी गरीबी से ऊपर उठे, हम स्वरोजगार प्राप्त करें। तो समान विचारधारा, समान आर्थिक स्थिति और समान उद्देश्य के पूर्ति के लिए लगभग 10 से 20 सदस्य द्वारा एक समूह बनाया जाता है, उसको हम स्व सहायता समूह कहते हैं। एक प्रकार का सामूहिक संगठन होता है जिसमें 10 से 20 लोग, विशेष रूप से महिलाएं, आप ज़्यादातर भारत में भी देखेंगे तो महिला स्व सहायता समूह ज़्यादातर भारत में है ना। तो उसके प्रकार में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये क्या करते हैं? समूह मिलकर आर्थिक व सामाजिक सहयोग के लिए कार्य करते हैं। यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान में ये सहायता करता है। ये जो स्व सहायता समूह है एक स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक मतलब आप स्वतंत्रता पूर्वक खुद जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं आप, कोई ऐसा बाध्यता नहीं रहता कि आपको जुड़ना है ना। एक स्वैच्छिक संगठन है। और एक अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक का मतलब होता है अनऑफिशियल, मतलब इसके अंतर्गत जो भी गतिविधियां होती है वो अनधिकारिक होती है। किसी सरकारी अधिकारी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता, सदस्यों का ही यहाँ पर चलता है ना। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वास्तव में सहकारिता के कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है स्व सहायता समूह में कार्य किया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, अगर आप सरकारी बैंक में जाएंगे, जैसे एसबीआई एक हो गया बैंक, है ना, तो सरकारी बैंक का मालिक कौन है? सरकार है ना। अब वहाँ पर आप अकाउंट खोलते हैं तो आप सरकारी बैंक का ग्राहक हो जाते हैं। जब आपको ऋण लेना होगा तो वो 10 तरीके का बहाना करेगा कि आप गोल्ड गिरवी में रखो, या फिर ज़मीन का पेपर लाओ, या फिर आप 3 साल का ITR दिखाओ, है ना। और थोड़ा मुश्किल होगा, या फिर अगर आपको मिल भी जाएगा तो अच्छा खासा ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट जो रेट होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा। और जब आप उसको लौटाएंगे ब्याज के साथ तो वहाँ का जो मालिक होगा सरकारी है, फ़ायदा सरकार को हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें स्व सहायता समूह के कंडीशन में, अगर आप उसको देखें तो जितने भी सदस्य होंगे वो साप्ताहिक तौर पे, मासिक तौर पे कुछ पैसे वहाँ पर इकट्ठा करेंगे। सदस्य को जब जरूरत होगा तो सदस्य वहाँ से बिना किसी जमानत के, मतलब उसको गोल्ड गिरवी रखना नहीं पड़ेगा, कोई ज़मीन गिरवी रखना नहीं पड़ेगा, जब उसको ज़रूरत है वो पैसा निकाल लेगा और उसको कम से कम ब्याज राशि पर पैसा मिल जाएगा। और जब वो लौटाएगा ब्याज के साथ तो वही पैसा बाद में उसको एक लाभ के तौर पर भी मिलेगा, क्योंकि जो सदस्य होगा ना वास्तव में वो उसका हर सदस्य एक तरीके से मालिक भी होता है। तो ये जो स्व सहायता समूह है सहकारिता के कॉन्सेप्ट पर आधारित है ना। तो ये चीज़ अपना स्व सहायता समूह का मैंने आपको थोड़ा सा
और डिटेल बता दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्व सहायता समूह की अवधारणा कॉन्सेप्ट को और हम समझते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रामीण गरीबों का समूह है जो अपनी गरीबी दूर करने के लिए स्वैच्छिक रूप से संगठित होते हैं, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक आते हैं, समूह बनाते हैं, समूह द्वारा नियमित बचत की जाती है। अब समूह बन गया, सदस्य बन गए तो वो बचत करेंगे और जितना उनको लगेगा, जितनी उनकी क्षमता होगी, वो क्या करेंगे, बचत करके निधि मतलब पैसा फंड जमा करेंगे और उस बचत को क्या है, निधि मतलब फंड में बदलेंगे और निधि का उपयोग निवेश इन्वेस्टमेंट, अगर उनको कोई धंधा पानी करना है, ब्याज करना है तो उसमें कर सकते हैं, या फिर ऋण देने के लिए आंतरिक ऋण या फिर बाह्य ऋण दोनों तरीके से दिया जा सकता है। आंतरिक ऋण मतलब सदस्य खुद उठा सकता है, किसी को ऋण की आवश्यकता है तो उसको अच्छे खासे ब्याज पे भी दे सकता है। तो ये सब काम जो है ये कर सकता है। स्व सहायता समूह सदस्यों का अपना एक बैंक होता है जिसमें सदस्यों की बचत राशि रखी जाती है। यह बैंक जरूरत सदस्यों को ऋण देता है, जरूरतमंद सदस्यों को ऋण देता है और लेन देन का हिसाब रखता है। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण सदस्यों में भी कर देता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया। समूह का कोई भी सदस्य अपने इस बैंक से ऋण ले सकता है। स्व सहायता समूह स्वैच्छिक और अनौपचारिक है, इसको मैंने आपको बता दिया। स्व सहायता समूह को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। आगे मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा आपको कि देखिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब संगठन बढ़ जाता है, 20 से अधिक सदस्य हो गए तो पंजीकरण करना पड़ता है, नहीं तो उनको ऋण नहीं मिलता, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इनको वैसे नॉर्मली पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती अगर छोटा मोटा ग्रुप है तो, किंतु जरूरत पड़ने पर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, राज्य सहकारिता अधिनियम या साझेदारी प्रतिष्ठान के रूप में स्वयं को पंजीकृत करा भी सकते हैं। स्व सहायता समूह को ग्राम या ग्राम समूह या खंड मतलब आपका जो है खंड स्तर पर, विकास खंड स्तर पर हो गया, या जिला स्तर पर परिसंघ का भी रूप देकर सुदृढ़ किया जाता है। समूह निर्माण किसी लक्ष्य से प्रेरित न होकर प्रक्रियामूलक दृष्टिकोण का होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो स्व सहायता समूह है वो एकदम किसी चीज को टारगेट होकर ना काम कर प्रत्येक जब उसका चरण है उसमें प्रक्रिया को ध्यान रखता है कि हमारा ये जो काम है ऑन द स्पॉट, ये प्रक्रिया जो है ना, प्रोसेस जो है उसी हिसाब से चलते रहना चाहिए। एकदम से टारगेट को देखकर काम नहीं करना, हर प्रक्रिया आसानी से होना चाहिए। तो आप प्रक्रिया मूलक दृष्टिकोण इसको याद रख लेंगे अगर एग्जाम में आ गया तो, है ना, प्रक्रिया मूलक दृष्टिकोण इसको याद रखना है। अब स्व सहायता समूह का इतिहास हम देखेंगे, इतिहास को थोड़ा सा वैश्विक परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, उसके बाद हम भारत में आएंगे। तो 19वीं सदी में क्या हुआ, विभिन्न देशों में सहकारी समितियों की शुरुआत होने लगी जिनका उद्देश्य क्या था, गरीबों और श्रमिकों को वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता देना, कम ब्याज में पैसा दिलवा देना, ये सब उद्देश्य था। और ये लगभग यूरोपियन कंट्री जो थी, अमेरिका, इनमें जो है काम की, है ना। इसी क्रम में यूरोप और अमेरिका में सहकारी संगठन की शुरुआत हुई जिसका उद्देश्य क्या था, छोटे किसानों और श्रमिकों को वित्तीय सहायता देना, है ना। फिर यहाँ पर आएंगे 70 के दशक में, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 1976 में बांग्लादेश के एक प्रोफेसर, नाम क्या है इनका, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अब जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की 1976 में बांग्लादेश में, और इस बैंक ने गरीबों को बिना गारंटी के छोटे ऋण जो है देना शुरू किए, जिससे कि जो स्व सहायता समूह का जो मॉडल है उसका नींव रखा गया और इसको बढ़ावा भी मिला। इसलिए जो है जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को ही स्व सहायता समूह का जनक माना जाता है। कहाँ से थे ये, बांग्लादेश से थे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, है ना। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के थे, स्व सहायता समूह के जनक माने जाते हैं। वर्ष 1976 में बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इस अवधारणा का सफलतम परीक्षण भी किया था, मैंने आपको बताया। अब इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, तो कौन से ईयर में प्रदान किया गया था अगर आपको पूछ दिया जाए तो 2006 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत में स्व सहायता समूह का इतिहास क्या रहा। तो इससे पहले क्लास में मैंने आपको सेवा योजना के बारे में पढ़ाया था। 1972 में जो सेवा योजना आया जिसकी जो नेतृत्व करता थी इलाबेन भट्ट। तो अगर भारत के संदर्भ में देखा जाता है तो इलाबेन भट्ट को भारत में स्व सहायता समूह का जनक माना जाता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1972 में सेवा, इसका पूरा नाम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, हिंदी में स्वरोजगार महिला संघ लाया गया सामाजिक कार्यकर्ता इलाबेन भट्ट के द्वारा। तो इस योजना के नेतृत्वकर्ता कौन थे, इलाबेन भट्ट। शुरुआत कहाँ से हुई थी, अहमदाबाद गुजरात से इसकी शुरुआत की गई थी। यह योजना
भारत में स्व सहायता समूह को प्रेरणा मिली इस योजना से, और इसी से ही भारत में स्व सहायता समूह की शुरुआत हुआ ऐसा माना जाता है। सेवा योजना जो है, इसको बारे हम देखें तो इलाबेन भट्ट ने अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से असंगठित क्षेत्र में गरीब और स्वरोजगार वाली महिला श्रमिकों जैसे कि बुनकरों, कुम्हारों, फेरी वालों और अन्य को संगठित किया था। सेवा योजना में इन्होंने क्या किया था कि छोटे मोटे जो गरीब लोग थे या फिर व्यापारी थे, महिला व्यापारी हो गए, बुनकर हो गए, फेरी वाले हो गए, इनको संगठित करके इन पर काम किया गया और स्व सहायता समूह की शुरुआत इन्होंने ही की, है ना। फिर आते हैं 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, इसका गठन होता है। और यहाँ पे सबसे जो है मेजर रोल आपको ध्यान रखना है नाबार्ड का। नाबार्ड की गठन हो जाती है 1982 में, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ही था। स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र को और कृषि से संबंधित क्षेत्र को फोकस करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का गठन किया गया 1982 में। फिर आगे हम आते हैं तो नाबार्ड में ने क्या किया 1982 में ही अपना बैंक लिंकेज कार्यक्रम, इसका पूरा नाम है SGH बैंक लिंकेज प्रोग्राम या फिर स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में, ये 82 में स्थापित हुआ, 92 में इन्होंने लाया, जिससे कि स्व सहायता समूह को औपचारिक बैंकों से, ऑफिशियल बैंक जितने भी थे उससे जोड़ा गया ताकि इनको ऋण मिल सके, है ना। इसके बीच में एक दो पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ लेते हैं। 1986 में क्या हुआ, मायाराम नायक समिति ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को गरीबों के लिए वित्तीय समावेशन का एक प्रभावी संसाधन के रूप में सुझाया। फिर 89 में नाबार्ड और गैर सहकारी संगठनों ने स्व सहायता समूह को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की पहल की। फाइनली 1992 जो मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो कि 1992 में लाया गया, तो 1992 में नाबार्ड ने लाया था, है ना, स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, और औपचारिक बैंकों से सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्व सहायता समूह को जोड़ा। इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को, जितने भी बैंक थे उसको ये निर्देश दिया गया कि वे स्व सहायता समूह को ऋण प्रदान करेंगे और उन्हें माइक्रो फाइनेंस सेवाएं, मतलब जो है छोटे मोटे ऋण, सूक्ष्म ऋण सेवा उपलब्ध कराएंगे। तो ये सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है, इसलिए आज तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम, पूरे विश्व के सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है ना। बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर स्व सहायता समूह को बैंक में बचत बैंक खोलने की अनुमति दी। यह भारत में SGH मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण पहल थी और इसे दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम माना गया। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम है, तो इसको पूछा जा सकता है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम था जो 1992 में लाया गया नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड ने आदेश दिया जितने भी बैंक है उसको कि स्व सहायता समूह को ऋण प्रदान करेंगे, वहाँ पर जो है खाता वगैरह खुलवाने देंगे आप, है ना। इस कार्यक्रम से स्व सहायता समूह को औपचारिक वित्तीय सहायता मिलने लगी, जिससे वे और अधिक प्रभावी और व्यापक रूप से कार्य करने लगे। अब कुछ सरकारी योजनाओं से इसको जोड़ के देखेंगे, कुछ सरकारी प्रयास किए गए, जैसे कि मैंने इससे पहले क्लास में आपको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसके संदर्भ में पढ़ाया था। तो वो क्या स्व सहायता समूह से भी रिलेट करके मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे वहाँ पर रोजगार में सहायता मिलता है, कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वही सहकारी कार्यक्रम हम पढ़ेंगे। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। इस योजना के तहत स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है। तो इस कुछ सरकारी प्रयास भी आप याद रखेंगे। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, देखिए जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था उसी का पुनर्गठन करके 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लाया गया, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो नाम है वो 2016 में बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM रखा गया। इसका लक्ष्य क्या था, 2025 तक 10 करोड़ गरीब परिवारों को
स्व सहायता समूह नेटवर्क से जोड़ना, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं ये योजना स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर प्रदान करती है। तो ये एक बहुत बड़ा सरकारी प्रयास है अगर आप देखेंगे स्व सहायता समूह के लिए। अन्य कुछ सहकारी योजना देख सकते हैं, जैसे मुद्रा योजना के अंतर्गत भी ऋण मिलता है। आगे मुद्रा योजना को भी मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी फिलहाल ये याद रख लीजिएगा कि मुद्रा योजना के तहत स्व सहायता समूह को छोटे जो स्व सहायता समूह उद्यमी हैं इनको वित्तीय सहायता मिलता है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से भी आपका स्व सहायता समूह को फायदा मिलता है। तो क्या क्या हमने प्रमुख बिंदु पढ़ा, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि स्व सहायता समूह की शुरुआत गरीबों को संगठित कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हुई। नाबार्ड और बैंकों के सहयोग से एसएसजी को माइक्रो फाइनेंस का समर्थन मिला। सरकार की योजनाओं से एसजीएच को मजबूत आधार मिला, जैसे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। स्व सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रही है आज भी। तो ये जो डेटा है इसका सोर्स लिंक भी मैंने आपको डाल दिया है। यहाँ पर आप ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। ये ऑफिशियल डेटा 31 जनवरी 2025 तक का डेटा बताया गया है कि लगभग 10 करोड़ महिला परिवारों को 90.9 लाख स्वयं सहायता समूह में शामिल किया गया है। और इसमें राज्य वाइज जो है आपका कितना गठन किया गया है स्व सहायता समूह और शामिल किए गए परिवारों की संख्या बताया गया है। तो सबका तो हम नहीं देखेंगे, छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,76,375। और इसमें है कितना है, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और आपका 10 लाख, तो 30,68,427 के समथिंग। तो कुछ डेटा ये आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट इस लिंक में भी जाकर आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल डेटा से ये स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया हुआ है ना। अब हम देखते हैं स्व सहायता समूह की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। तो इसको हम पढ़ते हैं। हमारे देश में ग्रामीण गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण ऋण और वित्तीय सेवाओं का उपलब्ध ना हो पाना है, कि गांव के लोग पीछे क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उनको काम करने के लिए ऋण नहीं मिलता, कोई वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध आसानी से नहीं हो पाती। तो ये सब ऐसे कारण थे जिसके कारण स्व सहायता समूह की आवश्यकता महसूस हुई। देश में वित्तीय समावेशन पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने वित्तीय समावेशन की कमी के 4 प्रमुख कारण पहचान की। वित्तीय समावेशन मतलब मान के चलिए कि गांव के लोग हो गए, उनको वित्तीय सुविधाएं नहीं मिल रही, चाहे अनुदान हो या फिर ऋण हो। तो इसके लिए क्या किया गया, एक समिति ने रिपोर्ट तैयार किया गया और समिति के द्वारा क्या क्या कारण बताए गए। वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में असमर्थता बताई गई, खराब ऋण सुविधा, संस्थानों की अपर्याप्त पहुंच और कमजोर सामुदायिक नेटवर्क। इन सभी कमी को दूर करने के लिए स्व सहायता समूह की अवधारणा लाई गई या फिर इसकी आवश्यकता महसूस हुई, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। स्व सहायता समूह के मुख्य उद्देश्य क्या क्या। एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य है आर्थिक सशक्तिकरण। गरीब एवं वंचित वर्ग की महिलाओं को छोटे ऋण, माइक्रो फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं, तो छोटे ऋण उपलब्ध कराना ताकि ये अपने काम धाम कर सके, रोजगार कर सकें, कौशल विकास कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकें। दूसरा है स्वावलंबन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उसमें उद्यमशीलता विकसित करना। तीसरा है सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पोषण और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाना। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात किया जाता है। अगला है बचत और ऋण सुविधा। समूह के सदस्य क्या है, नियमित रूप से बैठक करते हैं, कुछ धनराशि बचत करते हैं, बचत करके वो पैसा ऋण के रूप में भी एक दूसरे को हेल्प में ले सकते हैं, ब्याज में दे सकते हैं और उसका फ़ायदा उन्हीं सदस्यों को ही मिलता है ना। और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन इत्यादि भी इसके मुख्य उद्देश्य। अगला है स्व सहायता समूह की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं, हर सदस्य को कुछ निश्चित राशि जो है यहाँ पर योगदान देना पड़ता है। समूह अपने सदस्यों को जरूरत के अनुसार ऋण भी प्रदान करता है। बैंक और सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा गया था ना, तो सहायता प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं को स्वरोजगार एवं छोटे व्यवसाय के लिए प्रेरित किया जाता है। सरकारी योजनाओं से जुड़कर आर्थिक लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होता है ना।
अब हम देखेंगे कि स्व सहायता समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो स्व सहायता समूह अगर हम देखेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। एक है आर्थिक आधार पर, तो आर्थिक आधार पर मतलब गरीब व्यक्तियों का और अमीर व्यक्तियों का। एपीएल सदस्यों का समूह हो गया आर्थिक आधार पर पहला, मतलब गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सदस्यों का समूह। दूसरा हो गया, एक तो बीपीएल सदस्यों का समूह देख लिया हमने, अब दूसरा देख लिए आपका एपीएल सदस्यों का समूह, गरीबी रेखा से ऊपर वाले सदस्यों का समूह। दूसरा हो गया आपका लिंग के आधार पर, पुरुष वर्ग का समूह, महिला वर्ग का समूह या मिश्रित वर्ग जिसमें पुरुष और महिला दोनों होते हैं। तो ये जो महिला वर्ग समूह है यही भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत में महिला वर्ग समूह सबसे अधिक है ना। विशेष उद्देश्यों के लिए समूह, किसी योजना या फिर कार्यक्रम के लिए समूह बनाया जाता है तो ये विशेष उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। जैसे महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए समूह, रेडी टू ईट पोषण आहार इत्यादि के लिए, शिक्षा योजनाओं के लिए समूह, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम या फिर अनौपचारिक शिक्षा के लिए, आजीविका मिशन के लिए समूह, जल ग्रहण मिशन के लिए समूह। अगर मतलब कोई योजना कोई कार्यक्रम के लिए समूह की आवश्यकता पड़ती है तो ये भी गठन किया जाता है। स्वास्थ्य मिशन संबंधी समूह, नवा अंजोर के लिए समूह हो गया और सिंचाई लघु सिंचाई परियोजना के लिए समूह हो गया, है ना। तो ये जो चीज़ मैं आपको थोड़ा आगे समझाऊंगा। अब हम देखेंगे स्व सहायता समूह के सदस्यों के लिए जो अर्हता मतलब पात्रताएं योग्यताएं ये क्या होना चाहिए, सदस्यों के पात्रता संबंधी प्रावधान हम देखेंगे। समूह में सामान्यतः 10 से 20 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 से 20 सदस्य समूह में सामान्यतः होने चाहिए, और यदि समूह में 20 से अधिक सदस्य हो जाते हैं तो उसको छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक हो जाता है। नहीं तो बिना पंजीकरण के अगर 20 सदस्य से अधिक है तो कोई भी बैंक उसको ऋण नहीं देगा। तो हम ये समझे कि 10 से 20 सदस्य समूह में हो सकते हैं, उसको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर 20 सदस्य से अधिक है तो पंजीकरण कराना आवश्यक है, नहीं तो कोई भी बैंक उसको ऋण नहीं देगा, मतलब वो तो कोई काम का ही नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 से 20 सदस्य सामान्य स्थिति में होने चाहिए, यहाँ पर न्यूनतम यहाँ पर अधिकतम सदस्यों की संख्या मैंने बताया। तो सामान्य समूह में न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं, अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन अगर दिव्यांगों का कैटेगरी देखा जाए, दुर्गम क्षेत्र का समूह देखा जाए, तो यहाँ पर जो न्यूनतम समूह की सदस्यता है उसको और कम कर 5 किया गया है, अधिकतम तो यहाँ पे भी 20 है ना। विशेष समूह में अगर आप देखेंगे तो विशेष समूह में लघु सिंचाई और नवा अंजोर, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, अब यहाँ पर देखिए लघु सिंचाई नवा अंजोर ये विशेष समूह के लिए मैंने आपको बताया था तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर 2 से 5 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम जो है 5 सदस्य, न्यूनतम 2 सदस्य। तो इस तरीके से सदस्यों की संख्या आपको समझना है। 12 से 16 सदस्य होते हैं तो उसको आदर्श स्थिति माना जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति एक समूह के सदस्य हो सकते हैं। जैसे मेरे परिवार में 4 व्यक्ति हैं मान लो, तो 4 में 2, 3 या फिर चारों के चारों किसी एक समूह के सदस्य नहीं होंगे। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति किसी एक समूह का सदस्य होगा। समूह के सदस्य एक ही मोहल्ले, पारे, टोले या फिर ग्राम के होने चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में सदस्यों की जो उम्र सीमा बताई गई है वो 18 वर्ष से लेकर 58 वर्ष तक बताई गई। बाकी अन्य राज्यों में या फिर केंद्र में अगर आप देखेंगे तो ये जो उम्र सीमा है 18 से 65 वर्ष है ना, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से आपको ध्यान रखना है 18 से 58 वर्ष तक जो है उम्र होना चाहिए। समूह में कम से कम 80% बीपीएल परिवार, अगर बीपीएल कैटेगरी का समूह है तो कम से कम भाई 80% तो बीपीएल परिवार का होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। समूह के सदस्य समान आर्थिक स्थिति विचारधारा वाले होने चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि समूह को इस तरीके से बांटा जाता है। देखिए बीपीएल मतलब ये समान आर्थिक स्थिति का होगा, एपीएल मतलब यहाँ पर समान आर्थिक स्थिति का होगा, तो समान आर्थिक स्थिति वाले ही होने चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर समूह बन चुका है, मान लो कि 11 सदस्य हैं, अब कोई नया सदस्य उस समूह में प्रवेश लेना चाहता है तो क्या प्रवेश ले सकता है? ले सकता है, बिल्कुल यहाँ पे बताया गया है। नए सदस्य का प्रवेश गठन के पश्चात भी हो सकता है, और ये जो है सदस्यों के समूह के द्वारा ही बता पाएंगे कि उसको हम प्रवेश देंगे कि नहीं देंगे। तो मतलब सदस्यों के
फैसले से ही वो चीज़ होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे स्व सहायता समूह की बैठक किस तरीके से होती है। तो बैठक अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है, जैसे साप्ताहिक बैठक, अधिकांश स्व सहायता समूह सप्ताह में एक बार मिलते हैं। पाक्षिक बैठक कुछ सप्ताह हर 15 दिन में आयोजित किया जाता है। मासिक बैठक जो जैसे कि बड़े स्व सहायता समूह हैं तो मासिक बैठक मतलब महीने में कर सकते हैं। विशेष बैठक जैसे आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़े तब, या फिर ऋण वितरण से संबंधी, किसी नए अवसर या फिर समस्या पर चर्चा करने के संबंधी, ये अलग अलग बैठक के तरीके हो गए। लेकिन अनिवार्य बैठक आपको याद रखना है कि महीने में कम से कम एक बार। तो यहाँ से महत्वपूर्ण है, जितना भी मैंने कलर से हाईलाइट किया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अनिवार्य बैठक महीने में कम से कम एक बार होना ही चाहिए। बैठक की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? बैठक की गणपूर्ति होनी चाहिए 1/2, कुल सदस्यों का 1/2 मतलब 50%। बैठक स्थल सामुदायिक भवन पे भी हो सकता है, सदस्यों के घरों में भी हो सकता है। अगर घरों में होगा तो बारी बारी, ऐसा नहीं कि एक ही सदस्य के घर में हर बार बैठक हो रहा है ना, अलग अलग सदस्यों के घर में बारी बारी बैठक होगा। निर्णय कैसे लिया जाएगा बैठक में? सभी सदस्यों के सर्वसहमति से, सब जितने भी सदस्य होंगे वो अगर फैसले पर सहमत हैं तब। बैठक की कार्यवाही का जो विवरण है वो सचिव के द्वारा निश्चित प्रारूप से लिखा जाना चाहिए। तो देखिए सदस्यों के द्वारा जो है सचिव, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, ये सब चीज़ का चुनाव भी किया जाता है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो जो सचिव होगा, जो बैठक में क्या क्या काम हुआ उसकी कार्यवाही का पूरा रिपोर्ट लिखेगा, लेखा जोखा का काम करेगा, है ना। आगे देखते हैं बैठक का आयोजन और नेतृत्व। बैठक का नेतृत्व समूह का अध्यक्ष या फिर संयोजक करता है। समूह का सचिव बैठक की कार्यसूची तैयार करता है और पिछले बैठक की चर्चा को दोहराता है। कोषाध्यक्ष जो होता है वो वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। बैठक का एजेंडा ये हम देखते हैं। बैठक में आमतौर पर निम्न बिंदु पर चर्चा किया जाता है। एक तो पिछले बैठक की समीक्षा की जाती है, पिछले बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या निर्णय से संबंधित प्रगति हुई, ये चर्चा किया जाता है। बचत जमा करना, प्रत्येक सदस्य अपनी निर्धारित बचत राशि जमा करता है। ऋण वितरण और पुनर्भुगतान, नए ऋण आवेदनों पर विचार किया जाता है। अगर किसी ने ऋण के लिए आवेदन किया है तो उस पर विचार किया जाएगा। और पुराने ऋण चुकाने की स्थिति पर भी चर्चा होती है कि किसी ने ऋण लिया है तो वो कब चुका रहा है ना। समूह का खाता और वित्तीय रिपोर्ट, कोषाध्यक्ष जो होता है वो बैंकिंग विवरण प्रस्तुत करता है सबका। प्रशिक्षण और उद्यमशीलता अवसरों पर चर्चा कि अगर कोई नई योजना आ रहा है, कोई नया प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है या फिर कोई व्यापारिक अवसर है तो उस पर चर्चा की जाएगी। सामाजिक और सामुदायिक मुद्दे, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, सरकारी योजना हो गया, आदि पर चर्चा की जाएगी। भविष्य की योजना, समूह की वृद्धि और नए कार्यों की योजना बनाई जाती है। तो ये सब चीज जो है बैठक में चर्चा किए जाने से संबंधित एजेंडा है। एजेंडा मतलब विषय जिस पर चर्चा की जा सकती है। अगला है बैठक के दौरान नियम और अनुशासन। एक तो समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। सभी सदस्यों को बोलने और सुझाव देने का अधिकार है, मतलब अपनी बात रखने का अधिकार होता है। वित्तीय लेन देन की पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गुप्त तरीके से वित्तीय लेन देन कर रहे हो, सबको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सबको पता रहना चाहिए। विवादों को समूह के भीतर हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। निर्णय जो है सामूहिक समिति से, सर्वसम्मति से लेना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। बैठक के क्या क्या लाभ होते हैं? नियमित बैठकों से सदस्यों की बचत और वित्तीय अनुशासन बढ़ता है। पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया मजबूत होती है। सरकारी योजना और वित्तीय अवसरों की जानकारी साझा हो जाती है। महिला सशक्तिकरण और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है। समूह में आत्मविश्वास और एकता बनी रहती है। तो इसको तो समझाने की जरूरत है नहीं, आगे बढ़ जाते हैं सीधा। स्व सहायता समूह के 5 सूत्र, पंचसूत्र, ये जो है स्व सहायता समूह को पालन करना जरूरी होता है। तो क्या क्या ये पंचसूत्र है? एक है आपका नियमित बैठक, नियमित बचत, दूसरा हो गया उसके बाद आंतरिक लेन देन, फिर ऋण वापसी, उसके बाद लेखा संधारण। समझाता हूँ, है ना। सबसे पहले क्या है, बैठक करेंगे, बैठक में चर्चा करेंगे, है ना, साप्ताहिक बैठक होगा, उसके बाद चर्चा करेंगे। उसके बाद बैठक के बाद क्या है, बचत, भाई बचत करेंगे तभी आगे जाके ऋण देंगे। तो तीसरा हो गया आंतरिक ऋण दिन, आंतरिक ऋण लेन देन या फिर हो गया, है ना। फिर चौथा हो गया ऋण वापसी, अब ऋण जो है दोगे तो उसको वापस भी तो मांगोगे, तो चौथा ऋण वापसी हो गया। पांचवा हो गया लेखा संधारण, मतलब क्या ऋण दिया, क्या लिया गया, क्या वापस किया गया, उसको लिखोगे तो भी ना। तो एक सीक्वेंस ऐसे याद रखोगे तो पांचों के पांचों याद हो जाएगा, है ना। नियमित साप्ताहिक बैठक, सभी समूह को साप्ताहिक बैठक आयोजित करना चाहिए। नियमित साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बैठक में सदस्यों को बचत नियमित रूप से जमा करना चाहिए। बचत की राशि इतनी होनी चाहिए जिसे
प्रत्येक सदस्य नियमित तरीके से दे सके। नियमित आंतरिक लेन देन, कर्ज आदि मतलब सदस्यों को आवश्यकता अनुसार कर्ज देने चाहिए। नियमित ऋण वापसी, निर्धारित समय पर सूद तथा मूल की वापसी लेनी चाहिए। नियमित लेखा संधारण, बही खातों को नियमित रूप से बैठक में लिखना चाहिए। इसके अलावा स्व सहायता समूह के अन्य 6 और सूत्र है। इस तरीके से स्व सहायता समूह को 6 और 5 करके 11 सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो डिटेल है हम आगे क्लास में देखेंगे, और ये जो आगे का क्लास आएगा वो पेड क्लास का हिस्सा होगा, मतलब जो लोगों ने पैकेज खरीदा है केवल उसी को मिलेगा। फ्री क्लासेस यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हो क्लास को, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे के क्लास में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसी से संबंधित बहुत सारे फैक्ट बचे हुए हैं उसको कवर करेंगे, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे। आपके एडीओ एग्जाम में जो भी प्रश्न आए थे उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।